बात करेंगे। फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू कि टुडे वी आर गोइंग टू कंडक्ट ओरल टेस्ट और उसी के साथ साथ रिटन टेस्ट को भी मैं कराऊंगा, जिसका टॉपिक मैंने आपको कहाँ पे भेज दिया है, ग्रुप में मैंने भेजा है। और ये जो टेस्ट होगा आज से शुरू होगा, 6 अगस्त तक चलेगा। एग्जामिनेशन के एक दिन 5 अगस्त तक, एग्जामिनेशन के 1 या 2 दिन पहले मैं आपको छोड़ूंगा। और मोस्ट प्रोबेबली आप ये मान के चलिए कि एग्जामिनेशन हो जाएगा। जिस हिसाब से सेंटर के अलॉट की बात हो रही है और आयोग एक्टिव है, आप ये मान के चलिए कि एग्जामिनेशन हो जाएगा इंशाल्लाह। दूसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि मैं किन किन पॉइंट को कवर करूंगा। मतलब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादातर टॉपिक पर मैं जाऊं। इवन आथर को जब मैंने लिया था तो आथर में मैंने लेक्चर भी दिया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने पूछे थे। तो उसके बावजूद भी मैं किन किन चीजों को कवर करूंगा टेस्ट में। सबसे पहला चीज की फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, फॉर्म्स ऑफ ड्रामा, फॉर्म्स ऑफ नॉवेल, फॉर्म्स ऑफ प्रोज। और ये तो कवर होंगे। इससे रिलेटेड जो टर्म है, जैसे अभी लिटरेरी टर्म्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो लिटरेरी टर्म्स में जो टर्म है वो कहीं अलग से नहीं पूछा जाता है। टर्म्स रिलेटेड टू पोइट्री, टर्म्स रिलेटेड टू ड्रामा, टर्म्स रिलेटेड टू प्रोज, टर्म्स रिलेटेड टू नॉवेल, और ऐसे जनरल टर्म्स जो लिटरेरी टर्म्स का हिस्सा है उसको भी मैं कंडक्ट कराऊंगा। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि इसके अलावा फिगर्स ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच के अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन मेरी नज़र में रेटरिक एंड प्रोसोडी। रेटरिक और प्रोसोडी में अगर आप जाते हैं तो उसमें फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स के बारे में, ब्लैंक वर्ड्स है, फ्री वर्ड्स है, हीरोइक कपलेट है। रेटरिक और प्रोसोडी का दूसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा है मीटर। जब आप मीटर की बात करते हैं तो उसमें आपको पता है कि आयम्बिक मीटर है, ट्रॉकेइक मीटर है, डेक्टेलिक मीटर है। दीज थिंग्स यू फाइंड। तो एनापेस्टिक मीटर भी आता है, और उसके बाद उस मीटर के साथ जुड़ करके मोनोमीटर, डाईमीटर, ट्राईमीटर, टेट्रामीटर, पेंटामीटर, हेक्सामीटर, सेप्टामीटर, ऑक्टामीटर, तमाम सारी चीजें आती हैं। उस पर भी हम लोग चलेंगे। इसके अलावा अगर आप देखते हैं, इमेज की बात होती है, सिंबल की बात होती है, फॉर्म्स ऑफ स्टैंजा की बात होती है। फॉर्म्स ऑफ स्टैंजा में कपलेट है, उसके बाद टर्जा राइमा है, टर्सेट है, क्वाट्रेन है, ऑक्टेव है, सेस्टेट है, चासरियन स्टैंजा है, अट्टवा राइमा है, स्पेंसरियन स्टैंजा है। यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर अगर आप देखेंगे तो एक और सेक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में, जहाँ पे मैं समझता हूँ जो रेट्रिक और प्रोसोडी का ही हिस्सा है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, वो है राइम पैटर्न, और वो है आपका रिदम, साउंड। साउंड में कैकोफोनी, इयोफोनी, और समटाइम्स यू आल्सो सी की सेटिंग ऑफ द पोएम। दीज थिंग्स यू सी, दीज थिंग्स यू फाइंड। तो खैर अपनी जगह है कि इस सेक्शन को भी मैं कवर कराऊंगा। एक इंपॉर्टेंट सेक्शन जैसे मैंने डील किया फिगर्स ऑफ स्पीच है, तो उसके बारे में हर आदमी को पता है कि क्या क्या फिगर्स ऑफ स्पीच आती हैं, क्या उसकी एक्सरसाइजेज हैं। तो फिगर्स ऑफ स्पीच पे जो भी टेस्ट होगा वो रिटन ही बेहतर होगा, उस पर रिटन ही कंडक्ट कराया जा सकता है। उसकी डिफिनीशन वगैरह हम लोग ओरल ले सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स ओरल पूछे जा सकते हैं, लेकिन उस पर रिटन टेस्ट कंडक्ट कराना ज़्यादा बेहतर होगा। और उसके बाद अगर आप देखेंगे एक और जो इम्पोर्टेंट सेक्शन, जैसे मैंने आपसे भी बात किया था कि अ, अगर लिटरेरी टर्म में है तो लिटरेरी टर्म के अंदर अगर आप देखेंगे कि कुछ ऐसे टर्म है जो बहुत ज़रूरी है। एंटागोनिस्ट है, प्रोटेगोनिस्ट है, जो ट्रेजिडी से जुड़ा हुआ ड्रामा का ही हिस्सा है। ह्यूब्रिस है, कैथार्सिस है, हाइमार्सिया है, एंड यू कम टू नो कि एनाग्नोरिसिस है, और प्लॉट है। और प्लॉट के अलावा अगर आप देखेंगे एक्ट को लेकर के डिफिनीशन पूछा गया है, सीन है। सो यू कम टू नो दीज थिंग्स कि ऐसे टर्म्स हैं। और ये तो टर्म अपनी जगह है, लेकिन कुछ स्कूल्स हैं पोइट्री का, जैसे मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री है। वहां पे मेटाफिजिक्स शब्द को सबसे पहले किसने यूज किया, मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री के फादर कौन है, उस टर्म को क्वाइन किसने किया। तो ये जितने टर्म, ये जितने स्कूल ऑफ पोइट्री हैं, ये सबके सब उसी टर्म में ही डील होंगे। इसके अलावा कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री है, सैटेनिक स्कूल ऑफ पोइट्री है, लेक स्कूल ऑफ पोएट्स हैं, ओल्ड रोमांटिक पोएट्स हैं, यंग रोमांटिक पोएट्स हैं,
कैवालियर पोइट्री है, और जो प्यूरिटन स्कूल ऑफ पोइट्री जिसमें जॉन मिल्टन है, उनका अपना कॉन्सेप्ट क्या है, प्री रोमांटिक पोएट्स कौन थे। अगर आप और आगे जाते हैं विक्टोरियन एज में, आप प्री रैफेलिट मूवमेंट ऑफ पोइट्री को देखते हैं। प्री रैफेलिट मूवमेंट ऑफ पोइट्री के अलावा वहां पे एक और मूवमेंट हुआ था, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट हुआ है, जिसको ट्रैक्टेरियन मूवमेंट कहा जाता है। वो पोइट्री से नहीं लेकिन एक मूवमेंट का हिस्सा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 1990s एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो विक्टोरियन एज का देन है। वहां पे भी आपको मॉडर्न एज में आप कवर करते हैं तो बहुत सारे इज्म है, सारे इज्म नहीं लेकिन कम से कम 4-5 एब्सर्डिज्म से क्वेश्चन पूछा जाता है, इमेजिज्म से पूछा जाता है, सिंबोलिज्म से पूछा जाता है। तो व्हेन यू गो विद दीज पॉइंट्स, तो आपको क्या करना, आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है कवर करने की। बहुत सारा इज्म है, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहां पे आपको ये सारी की सारी चीजें जो है आपको कवर करनी ही, आपको देखना। तो इन दिस वे यू विल कम टू नो कि देर आर सो मेनी थिंग्स। खासकर इज्म वगैरह जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इज्म को लेकर के आपको, इज्म में मैंने बताया कि बहुत सारा है, दादाइज्म है, निहिलिज्म है, सरियलिज्म है, एक्सप्रेशनिज्म, इम्प्रेशनिज्म, सिंबोलिज्म, इमेजिज्म, और उसके अलावा जो है मतलब सो मेनी इज्म यू विल फाइंड इन मॉडर्न एज। लेकिन वो जितना भी इज्म है वो सारे के सारे इज्म जो है नहीं कवर करने, कुछ इंपॉर्टेंट जैसे मैं आपको बता दूं, इमेजिज्म, सिंबोलिज्म, एब्सर्डिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, और ये सब है। इसके अलावा कुछ और भी पोइट्री है या स्कूल्स है, जैसे मॉडर्न एज में अगर आप देखेंगे ट्रेंच पोइट्री है, जॉर्जियन पोइट्री है, एडवर्डियन पोइट्री है। इसके अलावा अगर आप और देखेंगे कि उसी समय जो है ऑक्सफोर्ड मूवमेंट जो पोएट है, लेफ्ट विंग पोएट है, उन सबको आपको थोड़ा सा बात करना पड़ेगा। इवन उसके अलावा आप देखते हैं कि एक और से जो जो रिलेटेड चीज है जिसपे आदमी को मॉडर्न एज में बात करना चाहिए, ड्रामा में अगर आप बात करते हैं तो ड्रामा में थिएटर ऑफ एब्सर्ड है, पोइटिक ड्रामा है, किचन सिंग ड्रामा है, मॉडर्न ट्रेजेडी है, और आपका ब्लैक कॉमेडी, ब्लैक कॉमेडी, और एंग्री यंग मैन का कॉन्सेप्ट है। एंग्री यंग मैन के अलावा अगर आप देखते हैं देर आर सो मेनी थिंग्स विच यू गेट विच यू फाइंड। तो उस पर भी ये सब यही जो टर्म है, यहीं से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये कितना क्लियर है, कितना हम लोग इसको कर पाते हैं। एक और पूरा सेक्शन है जो मैंने लिया था, अगर आपको याद होगा, मैं जब लाइव था यूट्यूब चैनल पर, तो मैंने पूरा कराया था कि कौन से टर्म किसके द्वारा क्वाइन किए गए, कौन से टर्म किसके द्वारा क्वाइन किए गए हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, करीब करीब एक आध दो क्वेश्चन। और किस राइटर का क्या सूडोनिम है, कभी कभार वहां से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। किस राइटर ने आपको कह सकते हैं कि किसी फील्ड का माहिर है, उससे रिलेटेड, या अगर जो है वो किसी चीज का फादर रहा है या उसके समय में वो चीज शुरू हुई है, तो वहां से वो चीजों को हम देखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो प्लानिंग है, जो स्ट्रेटेजी है, अगर आपने इस पे काम किया मेरे साथ, तो इंशाल्लाह अगर ईश्वर ने चाहा तो बहुत सारी चीजें जो है वी कैन डू, काफी चीजें कवर हो जाएंगी। इसके अलावा हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जब आप मॉडर्न एज की बात करते हैं तो टर्म ज्यादातर मॉडर्न एज को ही वो करता है। जैसे वहाँ पे मैजिक रियलिज्म है, साइंस फिक्शन है, साइबॉर्ग है, साइबर पंक है, और फिक्शन में ही अगर आप देखेंगे सिल्वर फॉक नॉवेल है। तो ये जो चीजें रही, कैंपस नॉवेल है, ऑल दीज थिंग्स यू 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 गेट। तो ये सब जो चीजें हैं, उन सारे पॉइंट्स को भी हमें क्या करना है, हमें ध्यान में रखना। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, व्हाट आई वांट टू से, व्हेन एवर यू गो विद दीज पॉइंट, जब भी आप इन सारे पॉइंट्स को लेते हैं या इन सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं, तो उसका एक अपना स्ट्रेटेजी होता है। अब उस स्ट्रेटेजी में यही है कि आपके पास बुक ऑलरेडी पहले से, ज्यादातर बातें मैं किताब से, अपनी किताब से करूंगा, कुछ मैं अलग से उसका क्वेश्चन बनाऊंगा, कुछ और चीजें हैं। और जब भी मैंने आपको सजेस्ट किया, मैंने कहा कि ठीक है मेरी बुक है लेकिन लास्ट ईयर के साल पेपर्स भी आपके पास होने चाहिए। और ज्यादातर विश्वास अगर मुझसे कोई कहेगा तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा है कि मेरा ज्यादातर विश्वास शिल्पी पर है, पेपर सॉल्व को लेकर के जो है उसका मुझे लगता है कि ठीक है और की तुलना में। तो एक चीज ये भी आप कर सकते हैं। दूसरा चीज ये कि अगर आपने इतना कवर कर लिया तो बचा क्या, बचा आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर,
हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर काफी बड़ा है और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आने हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस आने हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उससे जुड़ा रहता है और हमें लगता है या उसका हिस्सा नहीं आता है वहीं से। जैसे अगर देखा जाए तो कई बार ये पूछा गया कि एडमंड स्पेंसर को किसने पोएट्स पोएट कहा। अब अगर ये क्वेश्चन आता है एडमंड स्पेंसर को किसने पोएट्स पोएट्स कहा, तो क्वेश्चन ये किससे रिलेटेड है, चार्ल्स लैम्ब से। ना तो चार्ल्स लैम्ब सिलेबस में है, ना ही एडमंड स्पेंसर सिलेबस में है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें पूछी जाती हैं जो हिस्ट्री में जाकर के स्टडी करने पर मिलेगा। टीजीटी की मैं बात कर रहा हूँ, पीजीटी पे आप ये ना जाइएगा कि चार्ल्स लैम्ब तो पीजीटी में है, ठीक है। एक चीज अगर आप और क्वेश्चन उठा करके देखेंगे कि एडमंड स्पेंसर का ये चीज पूछा जा चुका है, एमोरिटी कलेक्शन ऑफ सॉनेट। अब आप ये कहेंगे एडमंड स्पेंसर नहीं है फिर भी एमोरिटी पूछा गया। अब किसमें पूछा गया, टीजीटी में पूछा गया या पीजीटी में पूछा गया, दोनों चीजें, लेकिन एमोरिटी पूछा गया। तो एमोरिटी जो पूछा जा रहा है इसलिए पूछा जा रहा है कि सॉनेट एक टॉपिक है जो फॉर्म्स ऑफ पोइट्री का हिस्सा है। तो फॉर्म्स ऑफ पोइट्री का होने की वजह से आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से कलेक्शन ऑफ सॉनेट रहे हैं। अब पेट्रार्च भी तो सिलेबस में नहीं है, सर थॉमस यार्ड भी सिलेबस में नहीं है, लेकिन सर थॉमस यार्ड के बारे में क्वेश्चन 4 बार पूछा जा चुका है कि सॉनेट को किसने इंट्रोड्यूस किया इंग्लैंड में। तो सॉनेट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हूम, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर थॉमस यार्ड इन इंग्लैंड। सो एक कॉमन पॉइंट है जो कि आपको ये समझना है कि क्वेश्चन जो ये लोग एक कहा जाता है हिस्ट्री से आएगा, तो वह किस तरह का क्वेश्चन आता है। क्या हिस्ट्री से उन राइटर का कब पैदा हुए कब मरे जो सिलेबस में नहीं, क्या ये पूछा जाता है? नहीं, उन राइटर का ये नहीं पूछा जाता जो राइटर सिलेबस में नहीं। सिलेबस में कौन राइटर हैं, जॉन गाल्सवर्दी हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, विलियम शेक्सपियर हैं, जॉन मिल्टन है। तो इनका स्टडी करने का तरीका अलग होगा, इनका स्टडी करने का तरीका अलग होगा। उन राइटर्स को स्टडी करने का तरीका अलग होगा जो कि सिलेबस में नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि कैसे, क्या फ्रांसिस बेकन से क्वेश्चन टीजीटी में नहीं आया है कि फ्रांसिस बेकन अगर जो है फादर ऑफ इंग्लिश एसे हैं तो किस तरह के एसेइस्ट है, फॉर्मल एसेइस्ट है। फॉर्मल एसे को क्या कहा जाता है, आर्टिकल कहा जाता है। क्या ये 2005 के टीजीटी में नहीं आया हुआ है? तो अब आप कहिए बेकन तो सर सिलेबस में नहीं थे, कहे पूछ लिया गया। बेकन सिलेबस में है और बेकन सिलेबस में नहीं है। आपसे ये नहीं पूछा गया कि बेकन का नोवम आर्गेनम क्या है, आपसे ये नहीं पूछा गया कि बेकन का एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अगर बेकन एसेइस्ट हैं तो उनके एसेज कितने हैं, 58 एसेज हैं। कब कब पब्लिश हुए, 1597, 1612, 1625। ये चीजें आपको एक क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा कि आखिर जब हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं तो क्या पूरा हमें लिटरेचर वहां का पढ़ना, सारे राइटर्स पढ़ ले? नो, नॉट एट ऑल। यू हैव टू गो विद ओनली एंड ओनली व्हाट द जनरल स्टडी, जनरल स्टडी ऑफ बेकन, जनरल स्टडी ऑफ सर फिलिप सिडनी, जनरल स्टडी ऑफ एडमंड स्पेंसर। एक एट अ ग्लांस में चीजें आपको कंफर्म होनी चाहिए। और एक चीज आपको ये पता है कि ऑलरेडी ये जो जो चीजें हैं, जिन चीजों को लेकर के मैं आपसे बात कर रहा हूँ, खासकर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये चीजें, ये क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कहाँ की चीजों को लेकर के। अगर आप एडमंड स्पेंसर को देखेंगे, कई बार सिंपल सा चीज यही पूछा गया कि आखिर फेरी क्वीन किसका क्रिएशन है। फेरी क्वीन आपका एडमंड स्पेंसर का है जो एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं। अब अगर फेरी क्वीन जो है तो ये नहीं पूछा गया वो कितनी किताबों में है, लेकिन ये जरूर पूछा गया कि पैराडाइज लास्ट कितनी किताबों में है। अब क्यों, चूंकि 12 किताबों पैराडाइज लास्ट है तो पैराडाइज लास्ट के बारे में इसलिए पूछा गया क्योंकि पैराडाइज लास्ट के जो राइटर हैं जॉन मिल्टन, वो सिलेबस में मौजूद है, जॉन मिल्टन सिलेबस में मौजूद है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप डिफरेंस देखिए कि हिस्ट्री से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका मतलब उन राइटर से पूछा जाएगा जो किसी एज से बिलोंग करते हैं और उनके जनरल इंफॉर्मेशन आपसे जानने की उम्मीद की जाती है। आपसे ये जानने की उम्मीद नहीं की जाती कि जितना डीप स्टडी आपने शेक्सपियर का किया, जॉन मिल्टन का किया, विलियम वर्ड्सवर्थ का किया, या जो है जॉन गाल्सवर्दी का किया, या उनके वर्क्स को आपने डिटेल में पढ़ा, उतने ही डिटेल में आपने हिस्ट्री के और राइटर्स को पढ़ी है, ऐसा नहीं उम्मीद की जाती है। लेकिन आपसे ये भी नहीं कह सकते कि ये मेरे सिलेबस में नहीं। मैंने कहा सबके सब सिलेबस में है, लेकिन उसका सिलेबस का तरीका अलग। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में एक तो आपको डेट, एज का डेट जो बताया गया, उसके कई वीडियोस मैंने शेयर किए थे, वो क्लियर होना चाहिए कि एंग्लो सेक्शन कब से कब तक है, एंग्लो नॉर्मन
कब से कब तक है, द मिडिल एजेस क्या है, द मिडिल एजेस में कितने छोटे छोटे एज आते हैं, एंग्लो नॉर्मन है, और एज ऑफ चौसर है, डार्क मिडिल एज है, उसके बाद एज ऑफ रिवाइवल है, फिर रिनेशा का शुरुआत इन इंग्लैंड में जिसमें एलिजाबेथन एज है, जैकोबियन एज है, और उसके बाद कैरोलिन एज है, कॉमनवेल्थ पीरियड है, आगे चल के रेस्टोरेशन एज है, ऑगस्टन एज है जिसको एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप कहा जाता है, फिर उसके बाद आपका एज ऑफ सेंसिबिलिटी है, उसी को एज ऑफ एनलाइटमेंट कहा जाता है या एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन कहा गया, रोमांटिक एज है, विक्टोरियन एज है, मॉडर्न एज है, पोस्ट मॉडर्न एज है। तो इनका डेट आपको पता हो, उस एज के इंपॉर्टेंट राइटर्स कौन से हैं। अब आप ये सोचिए कि चौसर ना तो टीजीटी में है ना ही पीजीटी में, जीआईसी में रखे गए चौसर, लेकिन फिर भी चौसर से क्वेश्चन पूछा जाता। चौसर, अब चौसर से क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि चौसर का हीरोइक कपलेट का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, सबसे पहले हीरोइक कपलेट का यूज चौसर ने किया। कहां पे किया? अपनी किताब लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में किया, बाद में उन्होंने कैंटरबरी टेल्स में किया। तो अगर क्वेश्चन हीरोइक कपलेट से पूछा जाएगा तो उसका रिलेशन चौसर से बनेगा। चौसर आपके यहाँ सिलेबस में नहीं भी है और मैंने क्या कहा, है भी। कैसे है उसका मैं एग्जांपल देकर के आपको बता रहा हूं, उसका मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। वाल्ट व्हिटमैन अमेरिकन पोएट टीजीटी में नहीं है, लेकिन टीजीटी में क्वेश्चन वाल्ट व्हिटमैन से पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है? क्योंकि फ्री वर्ड्स का यूज सबसे पहले वाल्ट व्हिटमैन ने किया हुआ है लीव्स ऑफ ग्रास में। इवन उनका क्रिएशन 1855 में लीव्स ऑफ ग्रास में वाल्ट व्हिटमैन ने सबसे पहले उसका यूज किया है। तो आपको ये कॉमन पॉइंट है जो कि जब आप मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूं तो वो चीजें आपको समझना है कि अगर कोई राइटर है तो कैसे है। चौसर अगर आते हैं तो उन्होंने नए मीटर को यूज किया। चौसरियन स्टैंजा क्या था? 7 लाइन्स स्टैंजा था। चौसर ने किस लैंग्वेज का मिडलैंड डायलेक्ट का यूज किया? उन्होंने 3 लैंग्वेजेस में लिखा, 3 किंग्स की सर्विस की। तो अब ये नहीं पूछा जाएगा किंग कौन है, किंग से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है कि चौसर ने जिन 3 लैंग्वेज की सेवा की है, 3 लैंग्वेज में लिखा है, वो कौन कौन से रहे? फ्रेंच रहा, लैटिन रहा, इंग्लिश रहा। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि जॉन वाइक्लिफ सिलेबस में नहीं है, लेकिन जॉन वाइक्लिफ आप क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जॉन वाइक्लिफ का कंट्रीब्यूशन इंग्लिश प्रोज में रहा। उन्होंने बाइबल का ट्रांसलेशन किया और उनको फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज का टाइटल दिया जाता है। सो अगर किसी को कोई टाइटल दिया गया, चाहे वो मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेशा रहा हो, मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन रहा हो, इवनिंग स्टार ऑफ रिनेशा हो, इवनिंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन रहा हो, या जो है फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री का टाइटल हो, फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज का टाइटल हो, फादर ऑफ एसे का टाइटल हो, फादर ऑफ इंग्लिश एसे का टाइटल हो, फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल का टाइटल हो, तो बहुत सारे टाइटल्स ऐसे हैं जो फादर के रूप में चलते हैं। और बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो टर्म को क्वाइन किया गया, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। अगर आपको याद होगा, इसका मैंने एक सेशन जो है लिया था, 2 हिस्सों में वो है, टर्म से रिलेटेड 90 के आसपास मैंने कराया, वो यूट्यूब पे वीडियो वो पड़ा हुआ है, वहां से भी जाके कवर हो सकता है, और इसमें भी दिया हुआ है, बुक में भी दिया हुआ है। तो आपको ये जनरली ये चीजें आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें हमें करनी, कैसे 1 महीने में किन किन जगहों पे फोकस करना है। अब एक और सेक्शन बचता है, वो सेक्शन क्या बचता है? वो है आपका 4 आथर्स। मैंने बता दिया कि जब आप 4 आथर्स की बात करते हैं तो किसी भी आथर को तब तक उसका स्टडी कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि आपको ये ना पता हो कि वह आथर किस एज से बिलोंग करता है। अगर आप शेक्सपियर पढ़ रहे हैं तो शेक्सपियर का मतलब एलिजाबेथन एज, और एलिजाबेथन एज का मतलब ये होता है कि शेक्सपियर का तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी राइटर्स के बारे में भी जानना है। जैसे मैंने कई बार एग्जांपल दिया था कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हु पेव्ड द वे फॉर शेक्सपियर, शेक्सपियर के लिए रास्ता किसने तैयार किया? तो आप आंसर देते हैं क्रिस्टोफर मार्लो ने तैयार किया। अब आप कहेंगे क्रिस्टोफर मार्लो हमारे यहाँ है नहीं, फिर भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसलिए पूछा जा रहा है, उससे नहीं पूछा गया कि क्रिस्टोफर मार्लो कब पैदा हुए, कब मरे, क्रिस्टोफर मार्लो ने कितना ड्रामा लिखा, या क्रिस्टोफर मार्लो के कौन कौन से ड्रामा फेमस है, उसका कैरेक्टर क्या है, उसकी लाइनें क्या, ये क्रिस्टोफर मार्लो से नहीं पूछा जाता। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तब तो आप कह सकते हैं इनजस्टिस हो रही है। लेकिन अगर आपसे कॉमन चीजें पूछी जाती है
कि यूनिवर्सिटी विट्स कौन है, उसमें क्रिस्टोफर मार्लो कौन से रहे हैं, या पहला जो है हिस्टोरिकल प्ले इंग्लिश लिटरेचर का कौन है, एडवर्ड सेकेंड है, उसको किसने लिखा, क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, तब इनजस्टिस नहीं हो रहा। आप ये नहीं कह सकते गलत क्वेश्चन पूछा गया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं केवल ये मान के चलूं कि शेक्सपियर है, और शेक्सपियर का मतलब कि केवल शेक्सपियर की लाइफ पढ़ लिया गया, डेथ पढ़ लिया गया, परिवार के बारे में जान लिया गया, उनके वर्क्स के बारे में जान लिया गया, शेक्सपियर कंप्लीट हो गया, नो। शेक्सपियर का मतलब कि उस जमाने के जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं, जो थोड़ा सा शेक्सपियर से पहले भी आए हुए हैं, उनके बारे में आपको कॉमन जानकारी होना चाहिए। कितने क्वेश्चन मैं बताऊं भाई, ये चीज पूछा जाता है कि एज यू लाइक इट का सोर्स क्या है। तो एज यू लाइक इट तो शेक्सपियर ने लिखा, लेकिन उसका सोर्स टॉमस लाज का रोजालिंड है। अब आप कह दिए टॉमस लाज तो सिलेबस में है ये नहीं, रोजालिंड सिलेबस में है ये नहीं, क्यों पूछा जाता है? इसलिए पूछा जाता है कि वो शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी थे, उनके पहले भी आए थे, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, शेक्सपियर ने उनसे सीखा। तो जो राइटर जिससे कुछ भी सीखता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जॉन कीट्स ने एडमंड स्पेंसर से सीखा, जॉन कीट्स ने जो है जॉन मिल्टन से सीखा। तो जब भी जॉन कीट्स पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जॉन कीट्स पर किसका असर रहा है, उन्होंने क्या क्या सीखा। इसके अलावा अगर आपको ध्यान में होगा कि शेक्सपियर के हैमलेट से एक चीज पूछा जाता है कि शेक्सपियर के हैमलेट का क्या सोर्स है, तो तुरंत आप पहुंचते हैं टॉमस किट का स्पेनिश ट्रेजेडी। तो क्या टॉमस लाज, टॉमस किट, ये सब यूनिवर्सिटी विट्स की हिस्सा नहीं है? तो क्या यूनिवर्सिटी विट्स नहीं पढ़ना पड़ेगा, छोड़ दिया जाएगा यूनिवर्सिटी विट्स? रिनेशा का मतलब केवल इतने पढ़ा जाएगा, रिनेशा मीन्स रीबर्थ, रिवाइवल एंड रीअवेकनिंग, उसके बाद बंद करके रख दिया जाएगा? नो, नॉट एट ऑल। रिनेशा का हिस्ट्री जनरल चीजें, कोलंबस का कंट्रीब्यूशन, वास्को डिगामा का कंट्रीब्यूशन, टॉलेमी का कंट्रीब्यूशन, कापरनिकस का कंट्रीब्यूशन, गैलीलियो का कंट्रीब्यूशन जो ब्यूशन रहा, विलियम कैक्सटन का कंट्रीब्यूशन की प्रिंटिंग प्रेस, पहली किताब, तमाम चीजें कॉमन सा क्वेश्चन है, कई बार डिस्कस किया जा चुका है। 1453 की डेट क्यों पढ़ भाई? हर डेट तो पूछी नहीं जा रही है कि 1453 में क्या हुआ, 1452 में क्या हुआ, 1454 में, हर डेट नहीं पूछी जा रही ना, एक का डेट पूछी गई 1453, तो वो एक इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टेंटिनोपल पर तुर्कों ने हमला किया था। कॉन्स्टेंटिनोपल वाज द कैपिटल ऑफ रोमन इंपायर, ईस्टर्न रोमन इंपायर। तो ये तो पता करना पड़ेगा ना कि कॉन्स्टेंटिनोपल क्या है, 1453 क्यों फेमस है, क्यों 1453 से ये माना जाता है कि जो है रिनेशा की शुरुआत हुई है कि, और ये पता चाहिए कि रिनेशा पहले 14th सेंचुरी में इटली में आया, 15th सेंचुरी में फ्रांस में आया, 16th सेंचुरी में इंग्लैंड में आया। अब आप कह दिए हमने इंग्लिश लिटरेचर लिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछना चाहिए था कि रिनेशा इंग्लैंड में कब पहुंचा। अरे पहुंचा तो उसके पहले भी कुछ किया होगा, कुछ कहीं जर्नी रही होगी, बस सीधे एक क्वेश्चन बनेगा। नो, नॉट एट ऑल। तो आपको ये पॉइंट दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिएगा कि अब जो है उस तरह का केवल एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका एक आंसर निकलेगा। नो, नॉट एट ऑल। अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका तरीका अलग होगा, उसमें सीधे दे देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, या ये दे देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल के लिए, रिनेशा स्टार्टेड इन 1453 विद द अटैक ऑफ तुर्क ऑन कॉन्स्टेंटिनोपल विच वॉज द कैपिटल ऑफ रोमन ईस्टर्न रोमन इंपायर, यह एक ऑप्शन होगा। फिर ऑप्शन बी होगा रिनेशा केम इन इटली फॉर द फर्स्ट टाइम इन 14th सेंचुरी, इन फ्रांस 15th सेंचुरी, इन इंग्लैंड 16th सेंचुरी, ये दूसरा ऑप्शन होगा। फिर उसी में ऑप्शन आएगा कि कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492 एंड वास्को डिगामा इंडिया इन 1498, ये आपका तीसरा ऑप्शन होगा। उसके बाद चौथा ऑप्शन दे दिया जाएगा कि विलियम कैक्सटन इन्वेंटेड टेलीस्कोप। अब उसके बाद आपको, अगर आपका क्वेश्चन आपको तीनों पता होगा, तब तो आप जान जाएंगे कि जो है टेलीस्कोप है वो विलियम कैक्सटन ने नहीं इन्वेंट किया, उसको गैलीलियो ने इन्वेंट किया। तब तो आप सही लगा पाएंगे। और अगर केवल एक ही तरीका एडॉप्ट किए रहेंगे कि शेक्सपियर कब पैदा हुए, बस आए 1564 23 अप्रैल, बगैर देखे हुए और तीनों ऑप्शन ना देखे टिक कर दें, तो जमाना जा चुका है। तत्वा वेतन आयोग लग गया है, सैलरी 50,000 से ज्यादा हो गई है, और इतना आसानी से नौकरी न मिलने वाली है, न चीजें देने जा रहे हैं। तो इतना जो बताने का मकसद है कि कोई भी चीज जो है, ये आपको पहले से पता है कि अगर हम कोई नई चीज शुरू करते हैं तो एक पॉलिसी बनाते हैं, तब उसका एग्जीक्यूशन होता है। और मैंने आपको हर अपने लेक्चर में मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, तरीका बताया जो मेरी समझ में आता है। ऐसा नहीं कि मैं
बहुत बड़ा जो है क्या कहते हैं कि मोटिवेटर या इस तरह का स्पीकर हूँ, या जो बहुत ज्यादा ज्ञानी हूँ, या बहुत ज्यादा चीजें हो चुकी है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो मैं ऐसा है कि आपको नौकरी दिलवाने जा रहा हूँ। मेहनत आप करेंगे, रास्ता दिखाना मेरा काम है। मैंने बार बार कहा, ईश्वर पे विश्वास करिए, अपने कर्मों पे विश्वास करिए। ये समाज है, 10 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है, कंपटीशन केवल जो है 10,000 के बीच में होता है। अगर उस 10,000 में आप चले जा रहे हैं तो आप ये मान चलिए कि आप बहुत नजदीक है। तो ये जो 1 महीना का जो शेड्यूल है, बहुत ही टाइट शेड्यूल रहेगा। थोड़ा सा आप इसमें अपने आप को धैर्य के साथ चलिएगा और विश्वास करिए अपने कर्मों पर, अपनी लेबर पर। अच्छे ढंग से खाइए, अच्छे ढंग से सोइए, गर्मी बहुत है और दिमाग में गर्मी हावी ना होने दीजिए, इतना आप समझिए। बट आई कैन ओनली, चूंकि मैंने बताया ना कि आदर्शवादी बातें ठीक अपनी जगह, लेकिन आदर्शवादिता अगर प्रैक्टिकल लाइफ के से ना जुड़ी हुई हो तो मुझे लगता है कि वह आदर्शवादिता कैसी है। तो ये चीजें हैं कि टाइम कम है और इस कम समय में आपको इस स्ट्रेटेजी को बनाना है। अब सवाल उठता है कि जो बचे हुए 4 राइटर हैं उसमें हम लोग क्या करेंगे। उन बचे हुए 4 राइटरों में कोई भी, चाहे किसी ने मुझे जुड़ा हुआ हो मुझसे या ना भी जुड़ा हो, जब भी वो मेरा वीडियो सुनेगा तो उसे पता है कि उन 4 राइटरों का स्टडी का मतलब है सबसे पहला सेक्शन बायोग्राफिकल स्टडी। अगर आप शेक्सपियर को लेते हैं, कब पैदा हुए, कब मरे, परिवार में माँ का नाम, फादर का नाम, वाइफ का नाम, साथ ही साथ उनका अपना जो अर्ली एजुकेशन, फिर उनका जो जॉब करना, थिएटर से जुड़ना, कौन कौन से थिएटर से जुड़े, किस थिएटर के मेंबर थे, ये पूरा एक सेक्शन आपको अपने माइंड में रखना है। ये पूरा एक सेक्शन रखना है किसी भी राइटर की आप स्टडी करेंगे। दूसरा सेक्शन ये होता है कि उस आदमी का कंट्रीब्यूशन जो है लिटरेचर में कैसा रहा, एज अ ड्रामेटिस्ट, एज अ नॉवेलिस्ट, एज अ सोनेटियर, एज अ प्रोज राइटर। तो आप देखते हैं कि शेक्सपियर का कंट्रीब्यूशन एज अ ड्रामेटिस्ट और सोनेटियर था। उनके कौन कौन से ड्रामा हैं, कब आए हुए हैं, साथ ही साथ सोनेट कौन कौन से हैं, मतलब 154 सोनेट तो स्टडी नहीं हो सकता है, लेकिन कब पब्लिश हुआ, क्या है सोनेट का स्ट्रक्चर, क्या था, आपका 3 क्वार्टेंस, 1 कपलेट, राइम स्कीम, किसको उन्होंने सोनेट एड्रेस किया है, सोनेट का थीम क्या है। जैसे कई बार बात हुई, कोई नई चीज नहीं बताई जा रही है। उन सारी चीजों को आपको क्या करना है, कवर करना। फिर आपको ये ध्यान में निकालना है कि कौन कौन से 37 प्ले अगर उन्होंने लिखे तो 37 आदमी नहीं पढ़ सकता है, लेकिन कम से कम 12-13 प्ले, 12 प्ले ऐसे हैं, 10 प्ले, 11 प्ले जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो ज्यादातर यूजी लेवल या पीजी लेवल में प्रिस्क्राइब है। उसके साथ हमें चलना पड़ेगा। वो कौन सा सिलेबस है, सॉरी कहने सिलेबस, कौन कौन से ड्रामा है, ये आपको सबको पता है। 4 ट्रेजिडी है, 2 कॉमेडी है, हैमलेट, सॉरी कॉमेडी एज यू लाइक इट है, ट्वेल्थ नाइट है, ट्रेजी कॉमेडी द मर्चेंट ऑफ वेनिस है, रोमन प्लेज है, रोमियो एंड जूलियट है, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा है, कंफर्म हो रहा है, एक रोमांस है, द टेम्पेस्ट है। अगर आप इतना कर लेते हैं, इसके बाद अगर आपको समय मिलता है तो आप थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल प्ले पे जा सकते हैं या कुछ और। लेकिन जनरल इंफॉर्मेशन उनका, कि उनका प्ले का फर्स्ट फोलियो कब आया, सेकेंड फोलियो कब आया, हेमिंगवे कौन थे, कॉन्डल कौन रहे हैं, टॉमस थार्पे कौन रहे हैं, और जो पर्सन उनसे जुड़े हुए थे वो इंफॉर्मेशन आना चाहिए। शेक्सपियर की ट्रेजिडी पे एसी ब्रैडले की जो किताब है वो क्या है, एलार्डाइस निकोल ने उनकी कॉमेडी पे जो लिखा है किताब वो क्या है, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, चार्ल्स लैम और मेरी लैम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या है, अभी कल ही मैंने डिस्कस किया था अपने इवनिंग वाले बैच में। तो मेरा कहने मतलब अगर आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो क्या नहीं हो सकता। अब जो सवाल उठता है, अगर 11-12 राइटर अगर आपको शेक्सपियर का लेना भी, उनके वर्क को लेना भी है, तो वो जो 11-12 है उसमें से आपको करना क्या है, समरी क्लियर होना चाहिए, कैरेक्टर क्लियर होना चाहिए, थीम क्लियर होना चाहिए, सेटिंग क्लियर होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या इंपॉर्टेंट लाइंस कुछ आती है क्लियर होना चाहिए। अगर इंपॉर्टेंट लाइंस क्लियर है तो मतलब मैं नहीं कहता कि वो एक टफ काम है, चाहे शमीम को करना होगा, चाहे इतना उसमें इतना इंपॉर्टेंट लाइन होती है, उसके स्पीकर्स ऐसे होते हैं कि अगर कोई ये कह दे कि नहीं सब क्लियर है तो ये केवल झूठ बोलना है, गलत बात है। आप उसको काफी हद तक कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके। आप यकीन मानिए कि हमने ना जाने कितनी बार पढ़ाया होगा, ना जाने कितनी बार उस पर काम कराया होगा, लेकिन अगर आप मुझसे आज पूछेंगे कि सर ये लाइन जो है किस एक्ट और किस सीन से ली गई है या किसने बोला, तो हम खुद नहीं बता पाएंगे। इसलिए कि अगर मतलब
झूठ नहीं बोला जा सकता किसी चीज का। इतना तो आपको भी एक्सपीरियंस है कि उस पार्टिकुलर चीज पर आप अगर रिवाइज करते रहेंगे, उसको देखते रहेंगे, तब जाकर के वो चीजें, और वो प्रॉब्लम सबके साथ है क्योंकि उसका कोई फार्मूला नहीं है। अगर कोई फार्मूला होता, ऐसा कोई मैथमेटिकल फार्मूला होता, तो हर आदमी कर लेता। देयर इज नो मैथमेटिकल फार्मूला एट ऑल। तो इन दिस वे यू हैव टू गो विद दीज पॉइंट। किसी भी आदमी को लिटरेचर, चूंकि मैं लिटरेचर की बात कर रहा हूँ, लैंग्वेज मेरा हिस्सा नहीं है। लैंग्वेज केडी सर बहुत अच्छा कराते हैं, बहुत अच्छा, मीन्स आई थिंक यू आर वेरी वेल नोन टीचर। तो जो जो लिटरेचर का बात है, उस लिटरेचर में जो मैंने छोटी सी आपसे बात कही है, वो इतनी सारी चीजों को लेकर के आपको कवर करना है। हाँ, अगर जितना मैंने बताया कि फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, फॉर्म्स ऑफ ड्रामा, फॉर्म्स ऑफ नॉवेल, फॉर्म्स ऑफ प्रोज, उसके अंदर की चीजें, जैसे फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में लिरिक होगा, सोनेट होगा, एलिजी है, बैलड है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ड्रामेटिक लिरिक है, एपिक है, मॉक एपिक है, ओड है, इडल है। इस सब पर आपको बात करनी पड़ेगी और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस इसके एग्जाम्पल्स बात करनी पड़ेगी। ऐसे ही सारे टॉपिक लिए जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि हम कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, लिटरेरी टर्म्स, रेटिक एंड प्रोसोडी, फिगर्स ऑफ स्पीच, चारों राइटर्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, जॉन गाल्सवर्थ, वी कैन डू। इतना अगर हम लोग स्ट्रेटेजी बना के चलेंगे तो कर सकते हैं। और मैंने बताया कि टेस्ट दो तरह से होगा, ओरल भी होगा, रिटन भी होगा। टेस्ट से पहले आपको टॉपिक दे दिया जाएगा और साथ ही साथ आपको ये भी बता दिया जाएगा कि वो जो है, जो टेस्ट है, उस पार्टिकुलर चीज पर हम कुछ लेक्चर और कुछ कंटेंट भी आपको भेज दिया था, लेक्चर एंड कंटेंट। इतना तो एक एक सेक्शन मैंने आपसे लिया, चूंकि बातें करते करते ज्यादा जरूरी था कि इतना स्ट्रेटेजी पे बात किया जाए। इसके बाद अगर किसी को कुछ कहना हो तो वो कहे, वरना मैं इस सेशन को क्लोज करूंगा, फिर मैं आपसे नए सिरे से जुड़ूंगा, क्योंकि लेक्चर का हिस्सा इसमें शामिल नहीं किया जा सकता। ये तो एक प्लानिंग था। नहीं सर, ठीक है सर, अच्छा लगा। रकीम जी का सर अलग एलजी था है, पता नहीं क्या रकीम जी कहना चाहते, मैं बात कर लूंगा। विनोद कुमार जी, आई एम फ्रॉम गजेन जी, दिस साइड गजेन चौहान फ्रॉम अलाहाबाद, फ्रॉम टुडे आई विल बी कंटिन्यू, प्लीज प्रूव मी, provide me proper details of for all your classes, and one thing more, please give all PDF related to test topic. Vinod Kumar ji, sir, have a technical problem, so I could not. ऑप्शन इस तरह से। कमलेश चौहान जी भाई का आया, गुरु जी को नमस्कार। नमस्कार कमलेश भाई, नमस्कार। आशीष भाई का आया, व्हाई दे आस्क्ड द लाइंस ऑफ कीट्स ओड ऑन ग्रेसियन एंड टीजीटी 2016। देखिए आशीष भाई का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया कि आखिर टीजीटी 2016 में ओड ऑन ग्रेसियर अर्न से लाइन आया हुआ है। तो कुछ इतना इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, जैसे ट्रूथ इज ब्यूटी एंड ब्यूटी इज ट्रूथ, या ब्यूटी इज द जॉय फॉर एवर। ये ऐसा लाइन है कि मतलब आप ये समझिए कि जॉन कीट्स यूजी लेवल पे, मुझे लगता है ओड टू नाइटिंगेल हर आदमी ने पढ़ा होगा, या कोई ना कोई ओड बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जरूर लोगों पढ़े रहते हैं। तो आप ये समझिए कि ऐसे क्वेश्चन एक आध या दो, लेकिन क्वेश्चन तो सब इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसे कर ले जाते हैं तो सो फार सो गुड, नहीं कर पाते हैं तो डोंट बी एम्बेरस्ड एंड पजल्ड। बहुत ज्यादा एम्बेरस और पजल्ड होने की जरूरत नहीं है। अब ये है कि उसको आप सॉल्व कर लीजिए। अगर वो मिल जाता है, लाइनें इस तरह की चीजें अगर पूछी जाती हैं, तो आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत है। थैंक यू सो मच सर फॉर प्रोवाइडिंग अ न्यू डायमेंशन टू स्टडी एनी। ठीक है, ओके विनोद कुमार जी। सो आई थिंक कि नाउ आई हैव टू कंक्लूड दिस सेशन, और मैं तुरंत अभी वापस आ रहा हूँ। ऐसा नहीं कि टेस्ट नहीं होगा, आज ही टॉपिक को लेके मैं बात करूंगा, टेस्ट भी कंडक्ट कराऊंगा आज एक मैं। तो अभी मैं तुरंत वापस आ रहा हूँ, लेकिन उसके पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि कल अगर मैं मॉर्निंग में टेस्ट नहीं करा पाया, ज्यादातर चांसेस यही है, तो मैं इवनिंग में कराऊंगा और मैं आपको ग्रुप में मैसेज में भेज दूंगा। और जो जो कल का टॉपिक होगा, जो कल का टेस्ट होगा, वो जो है फॉर्म्स ऑफ पोइट्री से रिलेटेड होगा। और फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में जो हम लोग बात करेंगे कल के टेस्ट में, वो ओड पर होगा और एलिजी पर होगा।
ओड पर होगा, एलिजी पर। दो टॉपिक आपको फॉर्म्स ऑफ पोइट्री से कवर कर। आज के टॉपिक में मैं आपसे जो कवर कराऊंगा, अब कोई मैं लेक्चर नहीं दूंगा, वो आप ऑलरेडी आप उस टॉपिक से वाकिफ हैं। पहले मैं सोनेट को लेकर के कवर करूंगा अभी तुरंत में। तो मैं इस सेशन को क्लोज कर रहा हूं, आप मुझे दोबारा ज्वाइन करिए। थैंक्स फॉर गिविंग मी योर कंपनी, और सुनने के लिए, चूंकि ये मुझे ऐसा लगता है मैंने ज्यादा बातें कर ली करते कराते। अगर अभी भी किसी को कुछ कहना हो तो वो कह सकता है। ओके। नो नो सर।